बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा व नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे ताकि आप कोई गलती ना करें और ये मौका ज़ाया ना हो। याद रखें, ये स्कॉलरशिप सिर्फ सूबा पंजाब के तलबा के लिए है। हम इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हम आपको एक 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट कैसे तैयार करना है ये भी समझाएंगे। और जो तलबा साइन अप करते वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट का इशू फेस कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और जिन बच्चों का पासवर्ड इनकरेक्ट आता है या उनको उनके पासवर्ड का नहीं पता, तो हम ये भी बताएंगे कि वो बच्चे अपना पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड को दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी इस वीडियो में बच्चों की हर तरह के स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के मसाइल का सलूशन बताऊं। आखिर में हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जो आपकी स्कॉलरशिप को मुस्तरद होने से बचा सकती है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी अहम बात मिस कर दी तो आप इस स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाता हूं। आपने गौर से देखना है, सेम प्रोसीजर मोबाइल पर भी है। तो मैं आपको कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में भी बहुत इशू आता है, तो इस पर भी मैं ड्यूरिंग अप्लाई में आपको उस पर बताऊंगा। तो आपने काइंडली मैं अभी जो प्रोसेस आपको करके दिखाने लगा हूँ इसको बहुत गौर से देखना है ताकि कोई पॉइंट आप मिस ना करें और अप्लाई करने में आपको कोई दुश्वारी ना हो। बेसिकली ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो बनाने की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो ओवरऑल सूबा पंजाब में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सारे बच्चे इसको देख के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप को इजीली हासिल कर सकें। तो चले शुरू करते हैं। आपको इस ज़बरदस्त मौके से फ़ायदा उठाने का मुकम्मल तरीका बताते हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप हासिल करने में कोई मुश्किल ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आपने गौर से देखना है कि अब हम होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इधर सर्च करना है होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है इस पर आप क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट इनकी होनहार स्कॉलरशिप की आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एप्लीकेंट मस्ट हैव डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट इनकम का एफिडेविट रिक्वायर्ड है जिसका सैंपल उन्होंने इधर दिया हुआ है। डाउनलोड सैंपल पर आप क्लिक करेंगे तो एफिडेविट का सैंपल डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगा। तो आपने उसको फिल करके 100 वाले स्टाम्प पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सीजीपीए आ जाता है। साइंस डिपार्टमेंट के 70% और सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनका 65% सीजीपीए होना चाहिए। आपने परसेंटेज अपने लास्ट सेमेस्टर की अपने ट्रांसक्रिप्ट से देखनी है। अगर किसी का 4th सेमेस्टर है तो वो 3rd सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट से अपने सीजीपीए की परसेंटेज देख ले। नेक्स्ट अब हम इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब भी हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो ये हमारे पास इंटरफेस आ गया जिससे हम अपनी रजिस्टर्ड होंगे। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू मेंबर हैं तो हम रजिस्टर करेंगे। इधर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। हमारा इधर अपनी डिटेल ऐड करेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तान ऐड है। यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल के भी हाफ पर वीडियो है तो मैं इधर यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करूंगा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, किसी और के शनाख्ती कार्ड नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। क्लियर है। अगर किसी बच्चे का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो वो बेफाम नंबर से
अप्लाई करेगा। इधर आपने ईमेल लिखनी है, ईमेल आपकी जो अपनी है वो आपने ईमेल एंटर करनी है। स्पेशली आपको आपकी जीमेल का पासवर्ड आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को अपने जीमेल के पासवर्ड का नहीं पता तो वो पहले पासवर्ड रिकवर कर ले, देन अप्लाई करना स्टार्ट करे। जीमेल एक्टिव होगी तो आपको अपडेट मिलेगी कि आप एलिजिबल हैं कि इनएलिजिबल हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपकी एप्लीकेशन पर तो वो क्या है, वो आपकी जीमेल पर अपडेट आपको मिलेगी। क्लियर है। इसके बाद हम अपना पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड पर जब क्लिक करते हैं तो ये एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आता है आपके पास। अगर आप इसी को रखना चाहते हैं तो यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यही पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से पासवर्ड रखना चाहते हैं तो चूज योर ऑन पासवर्ड आ जाएगा। मैं इधर अब चूज योर ऑन पासवर्ड की है, मैं अपनी मर्जी से पासवर्ड रखने लगा हूँ। जब आप अपना पासवर्ड लिख लें, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, ये आपका सेम पासवर्ड होता है। आपने जो पासवर्ड में रखना है वही कंफर्म पासवर्ड में आपने वो पासवर्ड लिखना है और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसा कि ये मेरी रजिस्ट्रेशन डन हो गई है, उसने बता दिया ये यूज़र नेम है आपका और ये आपका पासवर्ड है। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ बच्चों की क्यूरीज आती हैं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा होता है और कुछ बच्चों की क्यूरीज आती हैं जिनका पासवर्ड उनको भूल चुका होता है या उनको पता नहीं होता, तो फॉरगेट कैसे करना है। तो अब हम इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इधर हम सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा होता है। बेसिकली उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी की है। उनको पता नहीं चलता कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इसलिए वो जब भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं तो उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है। जैसे मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा तो ये CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। तो इसका हल ये है कि आपने इधर लॉगिन पर क्लिक करना है तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है। ये जिन बच्चों का पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपने फॉरगेट पर क्लिक किया और जिस CNIC से आप अप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी एग्जिस्ट वालों पर मैं बात कर रहा हूँ। जिस CNIC से आप अप्लाई कर रहे थे वो CNIC लिखेंगे इधर, और जिस जीमेल को आपने लगाया था वो जीमेल आप लिखेंगे। तो आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट होकर आपके पास आ जाएगा। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट वालों को भी इसी तरह पासवर्ड फॉरगेट होगा और जिन बच्चों को अपना पासवर्ड नहीं आता उनका भी पासवर्ड इसी तरह फॉरगेट होगा। जब हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पासवर्ड आ जाएगा। योर न्यू पासवर्ड इज, ये मेरा न्यू पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड रीसेट हो गया। इसको दोबारा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इधर मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूंगा, जो मेरा पासवर्ड है वो एंटर करूंगा और ये कैप्चा ऐड करूंगा 888629। जब भी मैंने कैप्चा एंटर कर लिया, साइन इन करूंगा तो मेरे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल, ये ओपन होके आ गया। इसके बाद इसके पहले सबसे आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सेम वही है जो मैं आपको शुरू में बता के आया हूँ कि डोमिसाइल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पंजाब, 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इसका एफिडेविट रिक्वायर्ड है जो कि आपने 100 वाले स्टाम्प पर प्रिंट करवा के देना है। सैंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जस्ट स्कॉलरशिप है, इसमें पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस डिपार्टमेंट्स के जो बच्चे हैं उनका 70% CGPA होना चाहिए, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट के उनका 65% होना चाहिए। इसके बाद हम इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो पर्सनल डिटेल का एक फॉर्म हमारे पास आ जाता है। हम इसमें अपनी डिटेल एंटर करेंगे। मैं अपना पूरा नाम इसमें लिखने लगा हूँ, आपने अपना नाम लिखना है। और ये मैं एग्जाम्पल वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं रैंडम डिटेल एंटर कर रहा हूँ। तो आपने अपनी एग्जैक्ट जो आपके CNIC पर आपका नाम है सेम वही आपने लिखना है। क्लियर है। ये जैसे मेरा फर्स्ट नेम मोहम्मद है, सेकंड नेम मिडिल नेम मेरा बिलाल है और लास्ट नेम मेरा अली है। अगर किसी का नाम जस्ट मोहम्मद बिलाल है तो वो मोहम्मद शुरू में लिखेगा फर्स्ट नेम में और बिलाल लिखेगा लास्ट नेम में और मिडिल को खाली छोड़ देगा। ठीक है। आपने बस उस बॉक्स को फिल करना है जिसके साथ ये स्टार लगा आ रहा है। ठीक है, रेड कलर का स्टार का मतलब है कि ये कॉलम रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको फिल नहीं करते तो आप नेक्स्ट परसू नहीं कर सकेंगे। आपकी डिटेल जब आपने एंटर करनी है तो फिर नेक्स्ट आ जाता है फादर नेम। नेक्स्ट आपके पास आपका फादर नेम है, फादर नेम एंटर करें। फादर नेम के बाद आपने अपना जेंडर बताना है। इसके बाद आपने रिलीजन बताना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है। स्टूडेंट्स, आपने अपना मोबाइल नंबर अपना ही ऐड करना है, ना कि अपने भाई या अब्बू या किसी और का। आपने जस्ट अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, क्योंकि अगर कल को कोई भी आपकी एप्लीकेशन में इशू आ रहा है तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करके
उस पर कांटेक्ट करेंगे। स्पेशली ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल के बिहाफ पर वीडियो, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अपना ही नंबर ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट आपने इधर अपना एडमिशन डेट बतानी है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने चालान पे किया था उससे आप अपनी एडमिशन डेट कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि उसकी एडमिशन डेट क्या है तो वो उधर से कंफर्म कर ले। उसके बाद आपने अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, जो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखें, ठीक है। इसके बाद आपका डिसिप्लिन आ जाता है। मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मेरा डिसिप्लिन बन रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो उसने मेरा डिग्री टाइटल ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। क्लियर है? इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये मैं रैंडम डिटेल एंटर कर रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी हुई है। उसके बाद आपका डोमिसाइल इधर लिखना है, आपने फैमिली इनकम बतानी है, जो आपकी इनकम है वो आपने बतानी है। क्लियर? अगर किसी का बाबा जॉब करता है और उसका आप सैलरी स्लिप से कंफर्म करेंगे कि उनकी माहाना इनकम कितनी है। के बाद आपने नेशनलिटी बतानी है पाकिस्तान, और इसको एक दफ़ा चेक कर लेना प्रॉपर तरीके से। आपने पर्सनल डिटेल एंटर कर ली। इधर आपने अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज आपकी 200 KB से ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज का जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक मेरे पास ये मेरी एक इमेज है, इसका साइज़ मैं देख लेता हूँ 67 KB आ रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। जब मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो अपलोड फ़ोटो करूँगा तो ये इमेज मेरी अपलोड हो जाएगी। जब तक ये इमेज अपलोड सक्सेसफुली ना आए तो आप समझें कि आपकी इमेज अपलोड नहीं हुई, ठीक है। तो जब ये इमेज अपलोड सक्सेसफुली आ जाए तो कंफर्म है कि आपकी इमेज अपलोड हो गई है। आपने एक दफ़ा अपनी डिटेल दोबारा वेरीफाई कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आपका ये एड्रेस आ गया। क्लियर है? अब आपने अपनी एड्रेस डिटेल एंटर करनी है। इधर आपने अपना प्रोविजन ऐड करना है। रीजन पंजाब आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आपने एंटर करना है नारवल, ठीक है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट आपके एनएससी पर आपने वो ऐड करना है। सिटी में आपकी तहसील आएगी, जो आपकी तहसील है, फॉर एग्जांपल बद्दोमली, जफरवाल, शकरगढ़, जो भी आपकी तहसील है आप वो एंटर करेंगे। मेरी नारवल है। इसके बाद मेलिंग एड्रेस में आपने अपना पोस्टल एड्रेस, मतलब कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा बनता है। मेरा पोस्ट ऑफिस भी नारवल है तो मैं इधर नारवल लिख दूंगा। क्लियर? अब जब मैंने अपना मेलिंग एड्रेस डिटेल दे दी, इसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका आपका अमूमन परमानेंट एड्रेस भी सेम होता है तो आपने चेक कर देना इसको। सेम जो आपकी ऊपर डिटेल आ रही है वही आपकी नीचे ऑटोमेटिकली आ गई है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन का फॉर्म। इसमें आपने अपनी मैट्रिक लिखना है। मैट्रिक की डिग्री है तो मैट्रिक लिखेंगे। इसके बाद अपना बोर्ड लिखेंगे कि कौन से बोर्ड से किया है, ठीक है। 22 गुजरांवाला आ गया। इसके बाद डिसिप्लिन साइंस लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद टोटल मार्क्स लिखेंगे आप जो आपके मैट्रिक के थे। इधर आपने इंटर लिखना है क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है, इंटरमीडिएट का है। इधर इंटर लिखा। इंटर के बाद बोर्ड ने आ गया, आपने इंटर कहाँ से किया है। इसके बाद आपका ये आ गया साइंस। इसमें ऑब्टेन मार्क्स आ गए आपके, और इसमें टोटल मार्क्स आपके आ गए, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, इसकी डिटेल आपने एंटर करनी है। एजुकेशनल सिस्टम पर आके सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने अपना सेमेस्टर जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है वो एंटर करना है। फिर आपका जो ऑब्टेन सीजीपीए है वो आपने एंटर करना है। क्लियर है? इसके बाद टोटल सीजीपीए आ गया। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज बन रही है वो आपने सेलेक्ट करनी है। क्लियर है? आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर आ रही है। जो परसेंटेज आ रही है वो परसेंटेज लिखेंगे, जो सीजीपीए आ रहा है वो सीजीपीए लिखेंगे। क्लियर? सेव एंड कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। इधर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैं पहले इंट्रो करवा देता हूँ। उन्होंने सीएनएससी की फ्रंट एंड बैक इमेज मांगी हुई है। फ्रंट पिक सीएनएससी की, बैक पिक सीएनएससी की, डिग्री रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट आपकी, डोमिसाइल आपका, और एफिडेविट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप एक बात और ध्यान में रखें कि इमेज साइज शुड नॉट बी एक्सीड 200 KB। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि 200 से ज़्यादा आपकी इमेज का साइज़ नहीं होना चाहिए। चूज़ पर क्लिक करना है। जब आप चूज़ करेंगे तो मैं एग्जांपल के तौर पर यही इमेज ऐड कर देता हूँ सीएनएसी की फ्रंट। अपलोड पर क्लिक किया तो मेरी इमेज अपलोड सक्सेसफुल हो गई। क्लियर? इसी तरह सीएनएसी की बैक पिक का आपने सेलेक्ट करके ओपन करनी है, फिर अपलोड करनी है। तो देन ये इमेज अपलोड सक्सेसफुली जब आएगा देन कंफर्म है कि आपकी इमेज अपलोड हो गई है। इसके बाद जी आपकी डिग्री आ जाती है।
वो डिग्री आपने सेलेक्ट करनी है और उसको भी अपलोड करना है। इसी तरह सक्सेसफुली अपलोड होगी। इसी तरह आपका डोमिसाइल आ जाता है, इसको अपलोड करके क्लिक टू अपलोड डोमिसाइल सक्सेसफुली अपलोड है, इमेज अपलोड। इसी तरह आपने अपना एफिडेविट, मैं आपको एफिडेविट भी बता देता हूँ कि आपका कैसे फिल होना है। क्लियर, इसको आपने अपलोड किया तो ये भी आप एफिडेविट भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब कुछ बच्चों की इमेज का साइज़ आता है 200 KB से भी ज़्यादा MBs में आ रहा होता है। तो अब उनके लिए ये है कि वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है CNSE की फ्रंट एंड बैक पिक अलग-अलग कैम स्कैनर में स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उनको ये सिंपल वे बता रहा हूँ KBs में लाने का, ठीक है। उसको स्कैन करने के बाद उसको सेंड एज जेपैग करेंगे, किसी भी अपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। जब वो सेंड हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली रीडेबल भी होंगे क्योंकि स्कैन हुए हैं, तो उनको फिर ऊपर जब इमेज आप उधर अपने व्हाट्सएप पर ओपन करेंगे तो ऊपर 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज सेव कर लेनी है। जब इसी तरह आपने ये पांचों अपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं तो फिर उनको अपलोड करना है। ऑटोमेटिकली उनकी जो केबीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपने अपनी केबीज़ कैसे रिड्यूस करनी है। क्लियर है? इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको कहेंगे रिव्यू योर एप्लीकेशन। आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं। ये ग्रीन रिव्यू के बटन पर क्लिक करें और आपके पास आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नाम के बाद अपना जीमेल, शनाख्ती कार्ड नंबर और अपने इंटरमीडिएट, अपने मैट्रिक और अपनी ग्रेजुएशन के मार्क्स चेक करने हैं कि क्या आपने ठीक अपलोड किए हैं। जब आपको क्लियर हो जाए कि आपने ठीक अपलोड किए हैं तो देन जाके आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आपका स्टाम्प कैसे फिल होना है तो वो भी बता देता हूँ। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आए तो डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, जैसा कि आपके पोर्टल से बाहर भी ये अवेलेबल है, ठीक है। जब डाउनलोड सैंपल आप करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। अब हम इसको इधर से ओपन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने अपना एफिडेविट कैसे फिल करना है। ये बड़ा ही आसान उन्होंने किया हुआ है हमारे लिए। अगर आप इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इधर एप्लीकेंट नेम आना है और उसका CNIC नंबर, इधर एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा, इधर एप्लीकेंट का पोस्टल कोड आएगा और उसका सिटी नेम आएगा, इधर एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का फादर नेम, एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर, एप्लीकेंट का एड्रेस, मतलब बज़ाते खुद जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल सारी एंटर होनी है इसमें। बाकी आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। इधर एप्लीकेंट का नेम, इधर आप सिग्नेचर के आगे एक लाइन लगा देंगे ताकि आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आप सिग्नेचर कर सकेंगे ऐसे, ठीक है। और इसी तरह आपने विटनेस का नाम, विटनेस का एड्रेस, विटनेस का CNIC और सिग्नेचर, विटनेस के डेट, जिस डेट को आपने स्टाम्प बनाया और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, सिटी सियालकोट है या जो भी आपका सिटी है वो लिखेंगे। क्लियर? अगेन एक बात गौर से सुने कि विटनेस आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा, ना आपका भाई, ना आपका अब्बू, और कोई भी फीमेल विटनेस नहीं हो सकती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिडेविट कैसे फिल करना है। जब आप एफिडेविट फिल कर लें, इसको स्टाम्प पर प्रिंट करवाएं, किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास जाके 100 वाला स्टाम्प लें, उस पर प्रिंट करवा के स्कैन करके अपने ये डॉक्यूमेंट्स में आपने अपलोड करना है इधर। क्लियर है? इसके बाद अब जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास इधर माय एप्लीकेशन पर आना है, होनहार स्कॉलरशिप पर क्लिक करके। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो इधर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन आ रही होगी। अभी मैंने सबमिट नहीं किया तो इसलिए एडिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आ रही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अपनी स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। मैं समरी कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। ऑलरेडी एग्जिस्ट जिनका आता है उनका इशू कैसे रिजॉल्व होना है ये भी मैंने आपको बताया। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। पासवर्ड फॉरगेट कैसे होना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इमेज साइज़ कैसे रिड्यूस होना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और इन शॉर्ट के आई होप अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। हैव अ नाइस डे। आपको होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे अप्लाई करने के हवाले से सारी गाइडलाइन मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी, लेकिन मैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ उन फैक्टर्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, उन गलतियों के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से जो हमारी स्कॉलरशिप है
वो उसमें हमें रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अगर मैं पहली चीज़ की बात करूं तो ये है कि आपका नाम और आपकी बाकी जो डिटेल है वो बिल्कुल आपकी आईडी कार्ड और आपके बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच करनी चाहिए। मसलन ऐसा नहीं है कि आपके और इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं, जैसे आपका नाम है, आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपके वालिद का नंबर है, फिर आपके नाम की स्पेलिंग है, स्पेलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो एग्जैक्ट नाम आपका आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप उसी को यूज़ करेंगे। मसलन एक एग्जांपल आपको दे सकूँ, एक बच्चा है जिसका नाम है जमशेद अहमद, ठीक है, लेकिन उसने बाद में वो हाफिज़ कुरान बन गया और अब वो अपने नाम के साथ रूटीन में हाफिज़ जमशेद अहमद लिखता है। तो हम अगर उसका आईडी कार्ड के ऊपर नाम जमशेद अहमद है तो वो हाफिज़ जमशेद अहमद के नाम से अगर अप्लाई करेगा तो ये एक मिसमैच आ जाएगा जो रिजेक्शन की में रिजल्ट कर सकता है कि उसका जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपकी जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो आपके आईडी कार्ड के साथ और आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उसको स्ट्रिक्टली मैच करना चाहिए। मैंने बताया कि आपके नाम के स्पेलिंग भी इवन डिफरेंट नहीं हो सकते, आपका नाम भी वही होगा और आपका जो डोमिसाइल है या आपका ज़िला है, जो भी चीज़ें हैं वो उसी तरह से चलेंगी। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि ऐसे सोर्सेज जिनके थ्रू आपसे PHEC, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन या CM ऑफिस या फाइनेंशियल एड ऑफिस, जिन सोर्सेज के थ्रू आपसे रब्ता करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनका भी ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वो ठीक हो और बच्चे के अपने नाम के ऊपर, मसलन जैसे ईमेल है, ईमेल बच्चे को अपनी ईमेल को यूज़ करना चाहिए और फिर ईमेल का जो पासवर्ड है उसको याद रखना चाहिए। हमने देखा है कि बच्चे ईमेल बनाते हैं नए इस पर्पज़ के लिए और बाद में वो इसके पासवर्ड को भूल जाते हैं। जितनी भी कोरेस्पॉन्डेंस होनी है, जितनी भी आगे से मामलात को आपने मैनेज करना है, वो सारा आपकी ईमेल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू होना है। तो आपका ईमेल एड्रेस आपका हो और आपको उसका पासवर्ड याद हो, उसको कहीं पे सेफ जगह पे रखें उसके पासवर्ड को, और आपका फ़ोन नंबर अपना होना चाहिए। हमने पिछले में देखा है कि बच्चों ने, किसी ने वालिद का दिया हुआ है, किसी ने वालदा का दिया हुआ है, किसी ने भाई का दिया हुआ है, इससे फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो हमारे लिए भी पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का, उसको भी बेशुमार हर्डल्स इस हवाले से फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्लर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं या आप उनको रीसाइज नहीं करते। जितना साइज उन्होंने रिक्वायर किया हुआ होता है आप उसको रीसाइज नहीं करते, ब्लर होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स को कैम स्कैन जो होता है, कैम स्कैनर के ऊपर आपने स्कैन करना है। पहले स्कैन करने के बाद आपने क्लियर और रीडेबल फॉर्म के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और आपने उसको रीसाइज भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीसाइज आपको करना तो आना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जिनकी टेक्निकल स्किल वीक है, वैसे तो अब जिस तरह से हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रही है तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज नहीं करना आता, तो ये अलार्मिंग है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, वो ये है कि आप क्या करेंगे कि आप कैम स्कैन के ऊपर जो आप पिक्चर बनाएंगे या इमेज बनाएंगे, उसको क्या करेंगे कि जब आप उसको शेयर करने लगते हैं तो उसके ऊपर आता है कि शेयर एज PDF, शेयर एज वर्ड फाइल, वहाँ पे होता है शेयर एज JPG। आपने वो शेयर एज JPG करके किसी को वो पिक्चर या वो फाइल, वो चीज़ उसको सेंड करनी है। सेंड करने के बाद आपने जब जिस फ्रेंड को सेंड किया वहाँ पे जाके उसको ओपन करना है। ऊपर 3 बटन है, आपने क्लिक करना है, वहाँ पे सेव एज आएगा, आपने सेव एज करके गैलरी से जाके तो आप देखेंगे तो उसका साइज़ कम हो गया होगा और वो जो है आपको आपकी जो रिक्वायर्ड साइज़ है उसके अंदर वो आ जाएगा। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने अपने फॉर्म को खुद फिल करना। देखिए, अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे और बाकी लोगों के पास जाएंगे तो इस दफ़ा क्या बहुत बड़ा नुकसान, पहले भी नुकसान होता है, इस दफ़ा सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इस दफ़ा उन्होंने एडिट करने की ऑप्शन नहीं थी। पिछली दफ़ा जब होनहार स्कॉलरशिप पे लोगों ने अप्लाई किया था बच्चों ने, तो एक दफ़ा एडिट करने की उनको फैसिलिटी होती थी। तो हम इधर अपने पास देखते थे, एक PHEC वाले देखते थे, अगर गलती होती थी तो हम उसको कहते थे कि एक दफ़ा ऑप्शन आप ये चीज़ें ठीक कर लें। इस दफ़ा आपको दोबारा उसको एडिट करने की ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह से। तो अगर उसमें किसी भी तरह की छोटी मिस्टेक होती है, छोटी सी मिस्टेक भी होती है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
और दुकान वाले कभी आपका फॉर्म ठीक तरह से फिल नहीं करते। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अपने फॉर्म को 30-40 मिनट्स ये ट्यूटोरियल देखें, सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपने फॉर्म को खुद फिल करें और तभी वो ठीक फिल होगा और वो रिजेक्शन में नहीं जाएगा और आपका स्कॉलरशिप भी लग जाएगा और आपको इसका फायदा होगा कि आपकी सारी डिग्री ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। तीसरा, इसमें लास्ट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं, इसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर एंटर होते साथ इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि 2-2.5 हज़ार बच्चे ने नसीहत नारोवाल के अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास फाइल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, पोर्टल मैनेजमेंट और इसके अलावा इतना ज़्यादा ऑफिस के अंदर काम है कि अगर हम इन 2-2.5 हज़ार बच्चों की क्यूरीज को, और बच्चों की फिर ऐसी क्यूरीज, इतनी छोटी छोटी क्यूरीज आती हैं और वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं, तो अगर हम उनको 1-to-1 डील करना शुरू कर दें तो शायद हम सिर्फ उनको डील ही करेंगे, बाकी हम अपना पेपर वर्क और जो है फाइल वर्क और डॉक्यूमेंटेशन और पोर्टल मैनेजमेंट और कोरस्पॉन्डेंस की कोई भी चीज़ नहीं कर सकेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को देखें, फ़ायदा लें, और अगर फिर भी कोई क्यूरी आती है, हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लें। अगर फिर भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप ऑफिस को ज़रूर विजिट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। और इसके एट द एंड मैं जो फाइनेंशियल एड ऑफिस की टीम है, फाइनेंशियल एड ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की टीम है, मैं उसको बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड के साथ उन्होंने कोशिश की है कि हम किस तरह से इस ठीक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स को डोर स्टेप तक पहुंचा सकें। तो मैं बड़ा कमेंट करता हूं उनकी एफर्ट्स को और आपके लिए दुआ गो हूं कि आपकी स्कॉलरशिप आपकी स्कॉलरशिप लग जाए और आप उसको अवेल करके पाकिस्तान को सर्व कर सकें। बहुत शुक्रिया।